बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 14 और हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक वी विल ट्राई टू कवर इवैल्यूएशन थ्रू यूज़र पार्टिसिपेशन, स्टाइल्स ऑफ इवैल्यूएशन, एम्पिरिकल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन, फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, analysis of data, experimental studies on groups, observational methods, query techniques, psychological methods or selecting appropriate evaluation techniques. So evaluation through user participation कैसे करते हैं? User participation in evaluation tends to occur in the later stages of development when there is at least a working prototype of the system in place. So हम user obviously उसको उस वक्त participate करने की कोशिश करवाते हैं evaluation के लिए जब हमारे पास at least prototype तो तैयार होता है, if not the complete system. So ये एक important aspect है जो हमें याद रखना है. This may range from a simulation of the system's interactive capabilities without its underlying functionality. अब ये भी हो सकता है कि हम इसमें जो है क्या करें कि सिर्फ इंटरेक्टिविटी सिस्टम की चेक करें, वो उस इंटरेक्टिविटी के अंदर वो जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन ना हो. जैसे मेन्यू से हम किसी सब मेन्यू पे चले गए, फिर उस सब मेन्यू को हमने प्रेस कर लिया, तो अब लेट्स सपोज एडिट का सब मेन्यू हमने प्रेस कर लिया है, तो वहाँ पे एडिट की फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल ना हो कि हम रिकॉर्ड्स में कुछ एडिट नहीं कर रहे या कोई नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर रहे. अगर हमने ऐड का बटन दबा दिया है जस्ट टू सी के क्या हो रहा है, या अगर वो सिमुलेशन भी आ जाती है तो उसमें एक्चुअल एंट्री या एक्चुअल एडिशन अभी सब्ट्रैक्शन ना हो. सो ये एक पोजीशन है कि हम यूज़र की पार्टिसिपेशन को कैसे रखते हैं. अब there are two distinct styles of evaluation. Those performed under laboratory conditions. एक तो ये है कि हम evaluation perform करें laboratory conditions में, and second is conducted in the work environment or in the field. यानी एक ये है कि हमने अपनी लैब में टेस्ट कर लिया, अपने घर में टेस्ट कर लिया, जो डिज़ाइनर बैठा हुआ है जहाँ पे उसने डिज़ाइन किया है जिस भी इन्वायरमेंट पे. घर मैंने इसलिए कहा कि आजकल जो है बहुत सारे होम डिज़ाइनर्स भी हैं जो कि घर में बैठ के पूरे सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं. इंटरनेट ने, ई-लॉन्स ने ये सब फैसिलिटीज़ दे दी हैं. सो उसने अपने तौर पर टेस्टिंग कर ली, ये कहलाएगी लेबॉर्ट्री कंडीशंस. और दूसरा ये है कि एक्चुअली डिप्लॉय करें वहाँ पे जाके इन द फील्ड या उस वर्क इन्वायरमेंट में जाएं और जाके डिप्लॉय करें और वहाँ पे टेस्ट करें यूज़र को, एक्चुअल यूज़र को इन्वॉल्व करके. लेबॉर्ट्री स्टडीज़ का क्या फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली जब आप अपनी लेट्स सपोज वर्क इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग की है वहाँ पे आपके पास सारा सिस्टम, बेहतरीन इक्विपमेंट वगैरह सब अवेलेबल है, और जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपकी इवैल्यूएशन के दौरान आपको कोई तंग नहीं कर रहा. सो अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. सबसे पहले कि ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया है ये जिस पर्सपेक्टिव में, जिस परसेप्शन में, जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए, जिस पेक्यूलर इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया, आपकी लेबॉर्ट्री, आपकी वर्क स्पेस शायद वो उसके मुताबिक ना हो. सो जो टेस्टिंग हो रही है उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है. फिर जब आप लैब में कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व सेवरल यूज़र्स कोऑपरेटिंग. अब जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो आप बहुत सारे यूज़र्स को अपना सिस्टम दे के, जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनको दे के, और ये देख सकते हैं कि वो यूज़र आपस में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं. लैब इन्वायरमेंट में आपने डिज़ाइन किया हुआ, आपको पता है
जाहिर बात है यू कैन डू इट। सो आप वो ऑब्जर्वेशन ले ही नहीं सकेंगे जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक्चुअल यूजर्स भी हैं या उसके करीब करीब हैं। अब ये कब लेबॉर्ट्री स्टडीज़ को करना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि अगर किसी डेंजरस लोकेशन के लिए अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो अगर वहाँ पे जाना, वहाँ पे डिप्लॉय करना, वहाँ जाके एक्चुअली टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ऑब्वियसली ये उसको यूज़ नहीं कर सकते हम उस जगह को। ख़ास तौर पे अगर आपने वॉरफेयर के लिए, मिलिट्री के लिए कोई इंटरैक्टिव सिस्टम, ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम व्हीकल होते हैं पीवीज़ वगैरह का अगर आपने डिज़ाइन किया हुआ है, तो अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आप बैटल फील्ड में जाके उसको टेस्ट करें एंड देन सी व्हाट हैपन्स। सो सबसे पहला ये कंडीशन आ जाती है। और जब आप एक्चुअली कंस्ट्रेंट सिंगल यूज़र सिस्टम, आप इस कंस्ट्रेंट में काम करना चाह रहे हैं कि एक बंदा सबसे पहले इसको चला के देख ले कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं शुरू में ही हिकअप्स तो नहीं आ गई, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो उस वक्त हमें ये यूज़ करना चाहिए लेबॉर्ट्री सेटअप। या अगर हम बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंट्रोल मैनिपुलेशन चाहते हैं कि इसको जो जिस यूज़ के लिए बनाया गया उसके अलावा कोई और यूज़ उसका ना किया जाए, इसको बिल्कुल प्रॉपरली चेक किया जाए, तो तभी भी आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं। लेट सपोज, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट सपोज कि अगर आपने टैबलेट पे कुछ बनाया है, अब आप ये नहीं चाहेंगे कि टैबलेट उसको दे दी जाए यूज़र को और वो टैबलेट पे उसको काम करके चेक करता रहे। आप ये चाहेंगे कि वो आपके सामने, या सबसे पहले कोई आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इसको सिर्फ इस काम के लिए टैबलेट को यूज़ करे, कोई और उस पर काम ना करे, और पहले उस आपके बनाए हुए सिस्टम को यूज़ करके उसको चेक कर लिया जाए, फिर बेशक बाद में उसका यूज़ होता रहे। तो ये आप कंट्रोल मैनिपुलेशन चाह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इस पे काम किया जाए, कुछ और ना किया जाए। अब फील्ड स्टडी, जाहिर बात है, हर चीज़ की एक चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। हर तरीके से जिस काम को भी हम करने जाते हैं उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसीलिए पहले हमने लेबॉर्ट्री टेस्टिंग को देखा, अब हम फील्ड स्टडीज़ को देख रहे हैं। ऑब्वियसली एडवांटेजेस में सबसे पहली बात तो वही है कि नेचुरल एनवायरनमेंट है। जिस एनवायरनमेंट के लिए आपने ये बनाया है उस एनवायरनमेंट में आप जाके इसको टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट रिटेन्ड का मतलब यही है कि आप जिस पर्सपेक्टिव में बनाया है, जिस पर्सपेक्टिव के लिए किया है काम, वो भी अपनी जगह मौजूद है। और आपको, हाँ, उसमें जब आपको ऑब्ज़र्व करें कि नहीं, एक्चुअल जब फील्ड में जाके इसको यूज़ कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप उसको अपने जो आपने कॉन्टेक्स्ट पहले डिसाइड कर लिया था कि हमने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बनाना है, तो फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट को सम प्रैक्टिकलिटी के साथ की वजह से आप उसमें अल्टरेशन भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और इस पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ पॉसिबल है, यानी हम बहुत देर तक अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सिर्फ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में तो ये होगा कि आप ज़ाहिर बात है एक आध दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप महीनों सालों आपकी स्टडीज़ चल सकती है। सो वहाँ पे फील्ड स्टडीज़ को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जब हम एक लार्जर इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, बहुत अरसे के बाद भी, हमारा टाइम लैग बहुत लंबा है कि हम कहते हैं कि चंद महीने की ऑब्जर्वेशन के बाद हम इसको देखेंगे कि इवैल्यूएशन कैसी हुई है, टेस्ट करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि फील्ड में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऑफिस इन्वायरमेंट में आपने जाके टेस्ट करने को दिया, जिस यूज़र के लिए आपने बनाया है उसको बॉस ने कॉल कर लिया, वो चला जाएगा, वो उसके पास और बहुत से काम हैं, वो उसकी डिस्ट्रैक्शन है। नॉट कन्फाइंड टू योर सिस्टम इवैल्यूएशन ओनली। सो ये बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिकल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। नॉइज़, ऑब्वियसली जब आप लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो आप अपने तौर पर, पूरी लेबॉर्ट्री का मतलब यही है कि काफ़ी कंस्ट्रेंड इन्वायरमेंट है, बट
वहाँ पे तो ऑफिस में अगर आपने एक्चुअल जगह में लगाया है तो आपस में बातें भी हो रही हैं, चाय भी चल रही है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है और नॉइज़ भी आ रही है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ये उस वक्त इस्तेमाल करना हमारे लिए लाजमी है, अप्रोप्रिएट है, मस्ट है, जहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से इवेल्युएट करना लाजमी हो। जब आपको एक बहुत लंबे अरसे के लिए ये चेक करना है कि जो आपने सिस्टम बनाया है वो उस कॉन्टेक्स्ट में है भी कि नहीं है जिसमें आपने पहले रिक्वायरमेंट के वक्त डिसाइड किया था, तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट करनी है, उसमें तो फिर आपको फील्ड स्टडी ही इस पे ही जाना पड़ेगा। अब एम्पिरिकल मेथड्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली एम्पिरिकल का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन, आप उसको बार बार ट्राई कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पर आप डिसाइड कर रहे हैं। सो it is one of the most powerful methods of evaluating a design or an aspect of a design is to use a control experiment. So जब हम सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होंगे वो बड़े हमारे पास बिल्कुल एकदम जिस तरीके से हमें चाहिए, जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल ट्रू पिक्चर्स दे रहे होंगे कि हाँ जी, क्योंकि ये बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने किया है, सो ये रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह से ऑथेंटिकेटेड हैं। This provides empirical evidence to support a particular claim or hypothesis. So, जो भी हम क्लेम करेंगे ऑब्वियसली एम्पिरिकल उस रिजल्ट्स के आने के बाद तो हम ये कहेंगे कि देखें ये हमने इतनी दफ़ा टेस्ट किया और ये हर दफ़ा यही बिहेवियर आ रहा था, इसलिए ये पर्टिकुलर हमारा क्लेम या ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो हमने सेट किया था कि ये सिस्टम ने इसी तरह से काम करना है, ये जस्टिफाई हो गया। It can be used to study a wide range of different issues at different levels of detail. और इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे डिज़ाइन की, हमारी वर्किंग की जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ लेवल पे, डिज़ाइन लेवल पे भी, वर्किंग लेवल पे भी, एक्शन टास्क सब पे हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि पहले डिज़ाइन को देख लिया कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही कि भाई डिज़ाइन में तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर उसमें देखा कि फिर एक्शन लेते हुए तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, टास्क परफॉर्म करते हुए तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्सेप्टेंस कितनी है। सो हर लेवल की बड़ी डिटेल स्टडी हो सकती है इसमें। The evaluator chooses a hypothesis to test which can be determined by measuring some attribute of participant behavior. अब जो है इवेल्यूएटर जो है कोई भी हाइपोथेसिस अपने तौर पर सेट कर लेगा, कोई भी अपना ह्यूरिस्टिक बना लेगा कि भाई मैंने ये चीज़ इस तरीके से करनी है और उसको वो मेजर करेगा पार्टिसिपेंट के बिहेवियर के हवाले से कि पार्टिसिपेंट जो उसने हाइपोथेसिस बनाया था कि इट्स लेट्स सपोज कि it has the system which I have designed has ease of use, या the system which is coming to me for evaluation has ease of use. तो मैंने यह अब हाइपोथेसिस सेट कर लिया है, अब मैं देखूंगा कि लोग इसको वाकई आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, सेट देखना पड़ रहा है कि अच्छा ये कहाँ होगा, तो फिर ये ईज ऑफ यूज़ नहीं है। A number of experimental conditions are considered which differ only in the values of certain control variables. So हम experimental conditions जो हैं उनको consider करके डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये experimental conditions हैं, ये पाथ है, ये टास्क करने के लिए इसने इस तरीके से ले जाना है। फिर उस जगह पे हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उन कंट्रोल चीज़ों के अगेंस्ट फिर हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। सो कंट्रोल वेरिएबल्स आगे भी आएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। हम अपनी एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है और अब ये हमारे इस नॉब को छेड़ना, इस बटन को हम छेड़ सकते हैं। अब ये जो हमारा माउस की मूवमेंट है ये एक तरह से कंट्रोल
वेरिएबल हो गया कि भाई ये माउस तो मूव कर सकता है लेकिन ये जो स्क्रीन है ये अपनी जगह मौजूद रहेगी, ये नहीं हिलेगी। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन मेनली इंक्लूड्स, अब जब हम इस तरह का डिज़ाइन सोच लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपने तौर पर सोचना है। अब इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो पार्टिसिपेंट्स चोजन, कौन से पार्टिसिपेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। वेरिएबल टेस्टेड एंड मैनिपुलेटेड, कौन से ऐसे एक्शंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेरिएबल होंगी जिनको हम छेड़ सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरीज कर सकती है, चेंजेस आ सकती हैं उसमें, और उनको कैसे उनको टेस्ट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टेड, कि हाइपोथेसिस जो हमने सेट किया था वो टेस्ट करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो ये फैक्टर्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे। पार्टिसिपेंट्स, अब पार्टिसिपेंट्स देखें, इन एवैल्यूएशन एक्सपेरिमेंट्स पार्टिसिपेंट शुड बी चोजन टू मैच द एक्सपेक्टेड यूजर पॉपुलेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। क्या कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो भी आपने सिस्टम दिया हुआ है, उसके पार्टिसिपेंट अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी आपकी ये चीज़ जो है उसके बिल्कुल जिनके लिए ये सिस्टम बनाया है वह उस जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बिल्कुल डिफर कर जाएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। This will involve experimental testing with the actual user, but this is not always possible. अब आइडियली क्या करना चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट बिल्कुल क्लोजली मैच होने चाहिए तो इन रियलिटी तो ये होना चाहिए कि एक्चुअल यूज़र होने चाहिए। बट जब हम क्लोज इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, हम लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यूज़र को बुलाएंगे और कहेंगे कि वो टेस्ट करे, उसके पास और बहुत से काम हैं। सो if participants are not actual user, they should be chosen to be of a similar age and level of education as the intended user group. अब अगर आप एक्चुअल यूज़र नहीं ला सकते तो अब जो यूज़र लाएं वो उसी एज ग्रुप के हों, उसी एजुकेशन बैकग्राउंड के हों, जिस तरह का यूज़र ग्रुप होगा जिसके लिए आपने ये सिस्टम बना हुआ है, तभी आपकी टेस्टिंग जो है वो जस्टिफाई होगी, इवैल्यूएशन जस्टिफाई होगी, अदरवाइज जस्टिफाइड इवैल्यूएशन नहीं होगी। लेट सपोज कि अगर आपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाई है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि उसको बड़े यूज़ करके उसको टेस्ट करें और जवाब दें, क्योंकि बड़ों के लिए वो हो सकता है बड़ा इजी हो, बच्चों का खेल हो। लेट सपोज कि आपने मैथ्स का सिंपल एक उनको ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग क्विज का सिस्टम बना के दिया है। अब आप चाह रहे हैं कि उसको टेस्ट करें कि ये जो आपने इंटरेक्टिव मैथ्स क्विज का सिस्टम बनाया है ये कैसा है। सो अब अगर ये किसी बड़े बच्चे के लिए, अगर उसमें तो ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने क्लास 2 के लिए बनाया है और वो क्लास 3 या क्लास 4 का बच्चा उसको टेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। वो क्लास 2 ही वाला अगर उसको टेस्ट करेगा तभी ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। सो ऐसी अगर इतनी लिमिटेड कंडीशंस आ जाएं तो ऑब्वियसली फील्ड टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये आपको एग्जांपल दी है। सो इस तरीके से लेट सपोज कि आपने एजुकेशन सिस्टम बनाया है टीचर के हेल्प के लिए। सो अब आपने प्राइमरी टीचर के लिए बनाया है तो वो प्राइमरी टीचर ही का जो एजुकेशन लेवल है उसी को यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली उससे बड़ा एजुकेशन लेवल के लोग या हायर जो एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं उनका और जो हमारी टर्चरी एजुकेशन कर रहे हैं या प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं उनके लेवल में डिफरेंस होता है। सो उनकी एक की टेस्ट दूसरे अगर उस पर इवेल्युएट करेंगे तो डेफिनेटली वो ठीक नहीं होगा। सो पार्टिसिपेंट्स को बहुत 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 ध्यान से चूज़ करना होता है इवेल्युएशन के लिए।
अब their experience with computers in general and systems related to that being tested should be similar, as should their experience or knowledge of the task domain. So उनका experience कंप्यूटर के लिए, अब ये क्योंकि HCI का सिस्टम है तो कंप्यूटर में जो उनका experience है वो करीब करीब बराबर होना चाहिए। फिर जिस सिस्टम के लिए आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें भी उनकी जो है बराबर होना चाहिए, बिल्कुल करीब करीब होनी चाहिए। और जिस डोमेन में, लेट्स सपोज अकाउंट्स का अगर आप काम कर रहे हैं तो वो अकाउंट के डोमेन की नॉलेज भी उनकी करीब करीब बराबर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस और नॉलेज, सो दैट कि एक अकाउंट का सिस्टम जो है वो एक अकाउंट का ही बंदा उसी एक्सपीरियंस, उसी नॉलेज, बहुत हाई लेवल का अकाउंटेंट अगर उसको यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट हो जाएगा अगर आपने ये शुरू के बिगनर्स के अकाउंट्स के लिए वालों के लिए बनाया हुआ है। सो डिपेंडिंग ऑन कि किस सिस्टम कहाँ से रिलेट कर रहा है, कौन से नॉलेज डोमेन में काम करना है, वो सारे को एज करीब एज पॉसिबल होना चाहिए। So it's no good testing an interface designed to be used by the general public on a participant set made up of the computer science undergraduates. अब आपने एक क्या बात हो रही है कि अगर आपने एक जनरल पब्लिक के लिए कोई HCI का सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है और उसमें मैं जाके अपनी क्लास में, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की क्लास में जाके उसको टेस्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली जनरल पब्लिक का जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उसके साथ फेयर, उसके साथ जो और बहुत से सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। एक कंप्यूटर साइंस का अंडर ग्रेड का स्टूडेंट तो इन तमाम चीज़ों, उन फेयर्स को अब समझता ही कुछ नहीं है, तो वो तो उसके लिए फिर वो जो इवेल्युएशन होगी उसकी तो कोई मेरिट नहीं होगा, कोई एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर नहीं कर रहे होंगे। दे आर सिंपली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेंडेड यूज़र पॉपुलेशन। सो वो बिल्कुल यूज़र पॉपुलेशन के ऊपर इंटेंड नहीं करते। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे टेलीफोनिक सर्वे होता है जो ये हमारे कि कौन पॉपुलर है, कौन सी चीज़ पॉपुलर है। अब अगर वो सिटीज़ लेवल पे ही सिर्फ करके दे दें, किसी एक ख़ास सिटी को कर दें, तो भी वो बिल्कुल जनरल पब्लिक पे लागू नहीं होगी। और वो सिर्फ सिटीज़ पे करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन वैसे ही बड़ी वेरिंग है, सो वो भी उनके लिए भी वो हम कहेंगे कि नहीं, ये टेस्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो इसलिए इसी तरह से जब हम HCI का सिस्टम इवेल्युएट करते हैं तो हमें पार्टिसिपेंट्स को भी देख के, सोच समझ के करना होता है। फिर चूज इनफ सैंपल साइज ऑफ पॉपुलेशन टू टेस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। अब सबसे जब हम पार्टिसिपेंट चूज़ करने जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो इतना तो हो कि हम ये कहें कि हाँ ठीक है, हो गया। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा था कि हम पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स या पॉपुलैरिटी ऑफ किसी टीवी चैनल को देखते हैं, तो अगर हमने 10 बंदों पे चेक कर लिया और हमने कहा हाँ जी फलां चीज़ पॉपुलर है, तो ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन टू थिन, 100 बंदों पे भी थिन होगा। जब हम 18 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं तो हमारी कम से कम कैलकुलेशन थाउजेंड्स में तो होनी चाहिए ना, कि जी हमने 15,000, 5,000, 10,000 पे टेस्ट किया है। सो इतना जब आप HCI किसी जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको जनरल पब्लिक के सैंपल के लिहाज से, सैंपल की पॉपुलेशन के लिहाज से अपने सैंपल को डिसाइड करना होता है। इसी तरह से अगर आपने कोई स्पेसिफिक काम किया है तभी भी आपको पॉपुलेशन को देखना होता है कि कितनी पॉपुलेशन के लिए आप कर रहे हैं। So size of population is very important. Nielsen and Landauer suggest that usability testing with a single participant will find about a third of the usability problems, and that there is a little to be gained from testing with more than 5. So Nielsen and Landauer ने ये बताया कि एक अगर हम यूज़र से HCI का सिस्टम को इवेल्युएट करवाएंगे एक पार्टिसिपेंट के साथ, तो हमने सिर्फ 1/3 ऑफ 33% ऑफ जो है एक्चुअल यूजेबिलिटी है वो पता चल सकेगी। 5 से ज़्यादा अगर आप उसमें ले लेते हैं तो वो भी कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बहुत सिग्निफिकेंस नहीं लाता। तो वही 3 to 5 हम पहले भी बात करते रहे हैं कि 3 to 5 टेस्टिंग हो सकती है। So always test
यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट डबल ऑफ 5। तो अगर आप डिपेंडिंग ऑन, अगर आपका बड़ा स्पेसिफिक सिस्टम है तो 5 यूज़र होने चाहिए, लेकिन अगर आपने जनरलाइज कर दिया है तो वो ये कहते हैं कि भाई मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो यूज़ करें तो आपको आसानी होगी। अब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। वेरिएबल्स क्या चीज़ है? एक्सपेरिमेंट्स मैनिपुलेट एंड मेजर वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। क्या है जो हमें जितनी भी जब हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, तो हमें जिन एक्सपेरिमेंट्स को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास एस्पेक्ट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें हम वेरिएशन ला सकें। वो जिन चीज़ों को में वेरिएशंस हम ला सकते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस सेट किया हुआ है उसको हम टेस्ट कर सकें ताकि हमारे पास रिजल्ट आ सके। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, दोज दैट आर मैनिपुलेटेड और चेंज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनको चेंज कर सकते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। दोज दैट आर मेजर्ड आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जिनको मेजर करना होता है, एक में हम चेंजेस ला सकते हैं कुछ वेरिएबल्स में, और एक सेट वो वाला है जिनको हमने मेजर करना होता है। यानी इसमें चेंजेस लाए तो फिर इस सेट में देखना है कि क्या इफेक्ट हुआ। सो वो जो है जिनमें हम चेंजेस ला सकते हैं वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम चेंज ला सकते हैं। उस चेंज की वजह से इन वेरिएबल्स पे इफेक्ट होगा, इसलिए ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये वाली है कि जो हम अपनी उसमें कहते हैं कि जो x इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही हैं तो x और y तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और जो z है, z है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि वो z जो है डिपेंड कर रहा है x और y की वैल्यू की चेंजेस के मुताबिक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हम कहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंडीशंस। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज ला सकते हैं ऑब्वियसली टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंडीशंस। एग्जांपल क्या है? इंटरफेस स्टाइल है, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स हैं, इनमें हम चेंजेस ला सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इट मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ये जो है हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे कि टाइम टेकन, नंबर ऑफ एरर्स। अब ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हमने मेन्यू बढ़ा दिया, लेट्स सपोज मेन्यू आइटम्स को, तो अब कितना टाइम लग रहा है उस एक्चुअल मेन्यू आइटम तक पहुंचने में, और कितनी गलतियों के बाद हम उस मेन्यू तक पहुंच रहे हैं, उस खास टास्क तक पहुंच रहे हैं मेन्यू दर मेन्यू के से। सो ये वो जो मेन्यू है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और अब जो टाइम टेकन है या एरर है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। हाइपोथेसिस की हमने बात की। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होती है उसको जो आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया होता है वो हाइपोथेसिस है। जैसे कि हम यूजुअली जब हमारा मैच शुरू होता है तो हम पहले से कह रहे होते हैं यार हार जाएगा। अब ये हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया है। अब ये वो वाला हाइपोथेसिस है जो हम ये भी चाह रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हो जाए। सो हाइपोथेसिस हमने प्रेडिक्शन दे दी। It is framed in terms of the independent and dependent variable, stating that a variation in the independent variable will cause a difference in the dependent variable. अब हमने prediction तो देनी है, लेकिन किस तरीके से देनी है? हमने इस तरीके से देनी है कि ये चेंजेस जो हैं इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये चेंजेस जो हैं इफ़ेक्ट करेंगी। लेट सपोज के बहुत ज़्यादा मेन्यूज़ बना देंगे तो हमारे लिए उस एक्चुअल टास्क तक पहुंचने का टाइम बढ़ जाएगा और उसमें एरर होने के चांसेस भी हैं। सो ये एक तरह से हम ये वाली बात कह रहे हैं इसके अंदर। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट दिस प्रेडिक्शन इज करेक्ट। और जो एम होता है इस एक्सपेरिमेंट का
कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो हमने दी है वो करेक्ट है। This is done by disproving the null hypothesis, which states that there is no difference in the dependent variable between the levels of independent variable. अब इसको करने का आसान तरीका ये है कि एक आप नल हाइपोथेसिस बना देते हैं और आप ये कहते हैं कि जैसे आपने कह दिया कि कितने भी मेन्यू बना दो कोई एरर ही नहीं आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा ही नहीं। अब ये जो हाइपोथेसिस हमने बना दी है, ये जो प्रेडिक्शन दे दी है, ये नल हाइपोथेसिस है। ऑब्वियसली जैसे ही आप मेन्यू बढ़ाएंगे टाइम बढ़ जाएगा, एरर की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो जैसे ही आपने ये नल हाइपोथेसिस दी है, ये फौरन डिस्प्रूव हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। सो आपका हाइपोथेसिस, एक्चुअल हाइपोथेसिस जो आप कहना चाह रहे थे कि भाई ये एरर, अगर आप मेन्यू में आइटम्स बढ़ाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एरर के चांसेस हैं वो प्रूव हो जाएगा। इफ़ अ रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट एट द गिवन लेवल ऑफ सर्टेनिटी दैट द डिफरेंसेस मेजर्ड वुड नॉट हैव अकर्ड बाय चांस, दैट इज दैट द नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट। अब इसमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, हम सर्टेन हैं कि ये रिजल्ट इसी वजह से आ रहा है। एरर जो कर रहा है वो मेन्यू में आइटम्स बढ़ाने की वजह से ही कर रहा है, बाय चांस तो नहीं उससे एरर हो रही। तो सबसे पहले हम ये चांसेस को की अकरिंग को ख़त्म करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि ये एरर जो है, ये अब जो रिज़ल्ट है, ये जो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट है, अब हमारा हाइपोथेसिस सेट है। तब हम आराम से कह सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं है और बाय चांस एरर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। हमारा जो हम रिज़ल्ट इवेल्युएट करके दे रहे हैं हाइपोथेसिस के बारे में, वो अभी ठीक नहीं है। अब हाइपोथेसिस में हमने बात की प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ IV एंड DV, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एरर रेट विल इंक्रीज एज द फॉन्ट साइज डिक्रीजेस। अब ये हमारा जो है एक प्रेडिक्शन है कि भाई अगर फॉन्ट साइज छोटा होता चला जाएगा तो एरर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियसली पढ़ने में प्रॉब्लम आती चली जाएगी और मुसीबत होगी। इसका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली स्टेट्स करता है नो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन, एम इज टू डिसअप्रूव दिस। अब नल हाइपोथेसिस का क्या बन रहा है? नो चेंज विथ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना भी छोटा कर लें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जो कि ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस है क्योंकि ये फौरन ही डिसप्रूव हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के जब हम इवेल्युएट करने के लिए जा रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस, तो उसका कैसे डिजाइन करते हैं? इसमें क्या होगी? देयर आर टू मेन मेथड्स, बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड विद इन सब्जेक्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट्स में भी हम करवा सकते हैं और विद इन सब्जेक्ट्स भी करवा सकते हैं। क्या होता है ये? लेट्स सी। बिटवीन विद इन ग्रुप डिजाइन जो है क्या होता है? ईच सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट अंडर ईच कंडीशन। अब आपने एक ग्रुप, उसी तरह का ग्रुप, यूजर ग्रुप बैठा दिया है। हर ग्रुप का जो मेंबर है, एक को आपने कह दिया है कि वो आप इस आइटम को चेक करेंगे, दूसरे को कह दिया है आप इस आइटम को चेक करेंगे। और उनको कंडीशंस बता दिए कि इस तरीके से करने की जरूरत है। इसमें क्या होगा फायदा? कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल। अब होगा क्या कि एक आइटम जिसको सबने देख लिया, लेट सपोज के आपने एक को कहा कि आपने जो है ना एडिशन करनी है जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, दूसरे को कहा कि आपने उसमें सर्चिंग करनी है, तीसरे को कहा कि आपने इसमें डिलीशन करनी है। ये विद इन ग्रुप है कि वो HR के बंदे ही बैठे हुए हैं और एक एंट्री कर रहा है, एक उसकी उसमें सर्च लगा रहा है, तीसरा जो है उसमें एडिटिंग वगैरह कर रहा है। इससे क्या होगा कि जिसने एंट्री की होगी और जिसने सर्चिंग की होगी वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, या जिसने डिलीशन की होगी, तीनों आपस में जब डिस्कस करेंगे तो तीनों एस्पेक्ट की बात करेंगे, अपने अपने एस्पेक्ट की बात करेंगे और एक ही तरह से उनके आपस में लर्निंग हो जाएगी कि अच्छा यार मुझे सर्च में ये वाली प्रॉब्लम हुई थी,
तो उसने कहा कि यार मुझे डिलीशन में ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, तो एक दूसरे से सीख लेंगे। लेस कॉस्टली एंड लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम यूज़र वेरिएशन। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली ये लेस कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मेजर कंपोनेंट थे वो सारे जो हैं वो उन्होंने टेस्ट करके दे दिए अलग अलग, तो टाइम कम लगा। जब टाइम कम लगा तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और क्योंकि हर बंदा एक ख़ास कंडीशन को टेस्ट कर रहा है, सो यूज़र वेरिएशन भी नहीं होगी, और एक ख़ास ग्रुप ही उसको कर रहा है जो उस यूज़र का उसी कबीले से ताल्लुक़ रखता है जिसका ये सिस्टम बना है, तो इसलिए अभी यूज़र वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये दो चीज़ें जिनकी वजह से यूज़र वेरिएशन नहीं आती। बिटवीन ग्रुप्स डिज़ाइन का क्या मतलब है? अब ईच सब्जेक्ट परफॉर्म अंडर ओनली वन कंडीशन। अब हर बंदे को जो है वो उसको एक कंडीशन बता दी जाएगी कि भाई तुमने ये वाली कंडीशन करनी है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अब हम बात कर रहे हैं। विद इन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होगा? ईच सब्जेक्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अंडर ईच कंडीशन। हर जो सब्जेक्ट है वो पूरे जो टास्क है उस हर टास्क को कंप्लीट करेगा जो आपने उसको बता दी गई हैं कि एंट्री जो क्या कहते हैं उसकी अपडेशन है, डिलीशन है, सर्च है, सारी कंडीशन को अगर एचआर का है तो एचआर में 3 से 5 आपने बंदे बिठा दिए, उनको कहा कि आप पूरे सिस्टम को चेक करेंगे, हर कंडीशंस को लेके चलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब अगर जब एंड हो जाएगा इवैल्यूएशन का, तो वो जो 3 या 5 यूजर्स हैं वो ये बताएंगे कि भाई आपने मैंने यार जब एडिशन की तो ये वाली प्रॉब्लम आई, दूसरे ने कहेगा कि हाँ यार मुझे भी एडिशन में प्रॉब्लम आई थी, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम मौजूद है। इसी तरह वो तीसरा कहेगा यार तुमने इस तरीके से सर्च करके देखा था। तो एक पूरे सिस्टम पे कि क्योंकि हर एस्पेक्ट को देख लिया होगा तो हर कोई अपने अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, और इसमें बहुत सारी लर्निंग हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि जब हम कोई मूवी देखते हैं या मैच देखते हैं, तो पूरा मैच जब सबने देखा होता है ग्रुप ने, तो फिर कोई किसी शॉट की बात करता है, कोई किसी इंसिडेंट्स की बात करता है, और इवेंचुअली आपको वो पूरी मूवी या वो पूरा मैच एक तरह से आपके जहन में हो जाता है, लर्न हो जाता है कि अच्छा यार मैंने ये वाली चीज़ मुझसे मिस हो गई तो उसने देखी है। सो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल हो जाता है। लेस कॉस्टली एंड लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम यूज़र वेरिएशन। लेस कॉस्टली इसलिए कि आपका 3-4 लोग पूरे सिस्टम को देख लेंगे, और वो आपको उस टाइम पे ही जिस टाइम पे एक ख़ास टाइम पे जिसमें पूरा सिस्टम चेक करना चाहिए, वो एक टाइम पे ही एक साथ सारे यूज़र्स उसको चेक करके बता देंगे। और चूंकि हर यूज़र एक तो उसमें अपनी अपनी टास्क को कर रहा होगा, तो किसी यूज़र ने अगर बहुत ज़्यादा गलतियां कर भी दी हैं, तो क्योंकि बाकी 2 यूज़र्स उसको नहीं बिल्कुल ठीक करते रहे, तो उसके बाई चांस हो सकता है, उस वक्त ये कह सकते हैं कि यार ये बाई चांस एरर कर रहा है, सिस्टम में एरर नहीं है। तो यूज़र वेरिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार अच्छा ठीक है, एक से अगर गलती हो गई है तो हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि यार उसने उसी से कोई गड़बड़ हो रही थी या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। बिटवीन ग्रुप्स डिज़ाइन में क्या चेंज आ जाता है? ईच सब्जेक्ट परफॉर्म्स अंडर ओनली वन कंडीशन। अब आपने विद इन ग्रुप तो किया नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप सेटअप ऑफ ग्रुप कर दिए हैं, तो अब आपको ये कंडीशन बतानी पड़ेगी कि एक जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एडिशन कर रहा है अलग से, एक जो है वो डिलीशन कर रहा है, एक जो है वो सर्चिंग या उसमें अपडेशन कर रहा है। इस सूरत में नो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसलिए कि जिसने डिलीशन की ही नहीं है उसको जब आप बताएंगे कि यार डिलीशन में ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसको क्या पता, उसने तो डिलीशन करके देखे ही नहीं है, तो उसको उससे कोई लर्न नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक और जो बात आ जाती है कि वो मोर यूज़र रिक्वायर्ड। अब जो एडिशन कर रहा है वो एक सब्जेक्ट नहीं करेगा, एडिशन का के लिए भी 2-3 आपको सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, इसी तरह डिलीशन के लिए भी, और इसी तरह अपडेशन और सर्चिंग के लिए भी। और अगर उस ग्रुप में वेरिएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
तो वो रिजल्ट को बायस कर देंगी। वो एंट्री का ग्रुप ही आपने सिलेक्ट सही नहीं किया तो वो लेट सपोज 2 बंदे, 3 में से 2 बंदे से एंट्री सही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि यार प्रॉब्लम है, एंट्री में कहीं प्रॉब्लम है। सो ये बायसेस आ सकते हैं। बिटवीन ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, द एडवांटेजेस ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन इज दैट any learning effect resulting from the user performing in one condition and the other is controlled. So जो बिटवीन जो हम इसमें बिटवीन ग्रुप में ये एडवांटेज आ जाता है कि अब अगर एक यूजर एंट्री की, जैसे हमने बात की कि एंट्री वाले अगर गड़बड़ कर रहे हैं, सो वो एंट्री की गड़बड़ है, दूसरे जो अपडेशन डिलीशन वगैरह कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सो ईच यूजर परफॉर्म्स अंडर ओनली वन कंडीशन। द disadvantage are that a greater number of participants are required and the significant variation between the groups can negate any results. अब जो पार्टिसिपेंट्स हमने बात कर ली कि ज़्यादा चाहिए, अगर वो सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हो रही हैं एंट्री में जैसे हमने बात की, तो अब वो एंट्री हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो रिजल्ट हमें निगेट कर रहा है कि नहीं, वो तो बिल्कुल ही ठीक बना ही नहीं है। विद इन ग्रुप में क्या होता है, ईच यूजर परफॉर्म्स अंडर ईच डिफरेंट कंडीशन। अब हर बंदे ने सारी डिफरेंट कंडीशंस को लेके चलना है। दिस डिजाइन कैन सफर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इफेक्ट्स बट दिस कैन बी लेसन्ड इफ द ऑर्डर इन विच द कंडीशंस आर टैकल्ड इज वेरीड बिटवीन यूजर्स। अब जब हम सबको सब कुछ दे देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे एंट्री जिसने पहले स्टार्ट की उसने कहा यार एंट्री में बड़ी प्रॉब्लम है, तो बाकी लोग उस पर इफेक्ट हो जाएंगे कि यार एंट्री में प्रॉब्लम है। इसको हम लेसन कैसे कर सकते हैं, इसको लेसन इस तरीके से कर सकते हैं कि एक का ऑर्डर रखें कि एंटर डिलीशन सर्च, दूसरे का रखें सर्च डिलीशन एंटर, तीसरे का रखें डिलीशन एंटर सर्च। सो जब हम ऑर्डर डिफरेंट रखेंगे तो वो कहेगा यार एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा उसको कहेगा यार मैं जब पहुंचूंगा तो मैं उसको देखूंगा, अभी तो मैं डिलीशन कर रहा हूं। सो इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। अब एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है, बिफोर यू स्टार्ट टू डू एनी स्टैटिस्टिक्स लुक एट डाटा, सेव ओरिजिनल डाटा। अब कोई भी स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले आप सबसे पहले डाटा देखते हैं कि आपके पास डाटा आया क्या है, फिर उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि यार ओरिजिनल डाटा को तो सेव कर देते हैं और एक उसकी एक कॉपी बना लेते हैं और उस कॉपी पे काम शुरू कर देते हैं। चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगानी है, वो किस टाइप का डाटा है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, और उस टेक्निक को लगने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास, आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है, उसके मुताबिक भी आप अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ डाटा कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रीट है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ये डिस्क्रीट है। यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज हैं कि ये 100 से 110 तक का है, ये 100 से 120 का है, 120 से 130 तक का है। सो डिस्क्रीट जा रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि लाइन चल गई, अब उस लाइन में आप नहीं देख रहे। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो जो हमारे पास पुरानी घड़ियां होती थी वो एनालॉग होती थी, वो कंटिन्यूअस होती थी, टाइम चलता रहता था। उसके बाद जब से हम डिजिटल क्लॉक पे आए तो अब हम जरा टाइम को डिस्क्रीट वैल्यू में बता सकते हैं कि 1:35 37 सेकेंड 37.25 सेकेंड। सो आपके पास वैल्यू डिस्क्रीट में आ गई है, उसी तरह कंटिन्यूअस ही लेकिन है डिस्क्रीट में ही, अलग अलग है, सेपरेट है, जबकि टाइम है कंटिन्यूअस डाटा। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, पैरामीट्रिक होते हैं। ये पैरामीट्रिक टेस्ट क्या कहते हैं कि एज्यूम ये नॉर्मल डाटा को लेके चलते हैं कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डाटा बड़ा स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये रोबस्ट होते हैं और ये पावरफुल होते हैं कि भाई आपने क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई हैं तो आप बड़े आराम से पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। उन पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होगा। सो वो हमारे पैरामीट्रिक कहलाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में हम कहते हैं कि डू नॉट एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बीच में गैप आ गया, जैसे कि हमारी बैटिंग लाइनअप में आता है, रन्स शुरू में 6 स्कोर होते हैं, बीच में फिर स्लो हो जाते हैं, एंड में कोशिश करते हैं तेज करने की। सो ये आपका नॉन पैरामीट्रिक होगा, इसलिए ये लेस पावरफुल होते हैं, बट समटाइम्स दे आर मोर रिलायबल, कि आप एक्चुअल डाटा दिखा रहे होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में कंडीशंस बहुत सारे डाटा सेट की ऐसी होती हैं एक्चुअल कंडीशंस कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। कोशिश होती है, डिपेंड करता है, बहुत लार्ज डाटा सेट अगर आपके पास है तब तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, लेकिन यूजुअली नहीं होती। जैसे हमारे रिजल्ट्स की बात की जाती है क्लास में कि उनको आइडियल कंडीशंस ये हैं कि पैराबोलिक होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कुछ हाई अचीवर्स हों, कुछ लो अचीवर्स हों, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास जो है वो इन बिटवीन लाई करे। लेकिन कभी अब ये डिपेंड करता है, अगर सैम्पल साइज़ आपकी क्लास 100-50 की है तो फिर तो ठीक है, लेकिन 5-10 अगर स्टूडेंट हैं तो उनको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, उनको आपको नॉन पैरामीट्रिक में ही करना पड़ेगा। कंटिजेंसी टेबल क्या होता है? क्लासीफाई डेटा बाय डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स। अब आप इसमें जो है एट्रीब्यूट्स आपने बना दिए और मुख्तलिफ किस्म के, और उन एट्रीब्यूट्स पे डाटा को आपने क्लासीफाई कर दिया। अब काउंट नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इन ईच। सो सोडा बाय 2029 की एज वाले सोडा कितना यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ये यूज़ की बात करें, सो ये एक हमारे पास डाटा सेट आ गया कि 10 लोग यूज कर रहे हैं, सो ये डाटा आइटम हो गया। व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? इज देयर अ डिफरेंस? हाउ बिग इज द डिफरेंस? हाउ एक्यूरेट इज द एस्टिमेट? सो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आप सबसे पहले ये होती है कि यार ये डिफरेंस तो नहीं है इनके दरमियान रिजल्ट्स में, कुछ डाटा में। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है हाइपोथेसिस में और जो एक्चुअल रिजल्ट्स में, तो क्या ये कितना बड़ा डिफरेंस है? और फिर अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो जो हमने एस्टिमेशन लगाई है ये ठीक भी लगाई हुई है, जो हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया हुआ है ये सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं है, ठीक भी है कि नहीं है। सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मेनली एड्रेस्ड फर्स्ट ऑफ दीज। सो जो पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं या नॉन पैरामीट्रिक करते हैं, वो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन की देखते हैं कि भाई डिफरेंस तो नहीं आया, फिर हाउ बिग इज द डिफरेंस, फिर हाउ एक्यूरेट द एस्टिमेट, ये हम करके इनको कर लेते हैं। Experimental studies of groups and the group where are more difficult than the corresponding single user experiment already considered. So जब हम ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कराना चाहते हैं और उसमें देखना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि सिंगल यूज़र एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। क्यों? प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स कौन सा लिया है, चॉइस ऑफ टास्क उनको क्या दी गई हैं, फिर डेटा गैदरिंग कैसे की गई है, और फिर उसका एनालिसिस कैसा किया गया है। टू ऑर्गेनाइज से 10 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अ सिंगल यूज़र सिस्टम रिक्वायर्स 10 पार्टिसिपेंट। अब अगर आपने एक सिंगल यूज़र में 10 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उसमें 10 पार्टिसिपेंट चाहिए, लेकिन फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ 3 वी विल ऑफ कोर्स नीड 30 पार्टिसिपेंट फॉर द सेम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर हम ग्रुप में करना चाहते हैं तो 3 के ग्रुप भी लेके चलेंगे, वही एक्सपेरिमेंट है। अब हमारे पास 10 एक्सपेरिमेंट के लिए 30 पार्टिसिपेंट चाहिए होंगे जब हम ग्रुप में लेके चलेंगे। In addition, experiments in group working are often longer than the single user equivalents, as we must allow time for the group to settle down and some rapport to develop. अब अगर हम ग्रुप में करते हैं तो अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसमें थोड़ा सा पहले तो एक ग्रुप को सेटल डाउन करना होता है कि भाई सारे आ जाएं, बैठ जाएं, एक्सपेरिमेंट ऑन कर लें, इस
को ये करना है, फिर वो ग्रुप में आपस में भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले थोड़ा सा उनको टाइम दे दें कि वो आपस में बातचीत कर सकें ताकि उनको आसानी हो जाए। दिस ऑल मीन्स मोर डिसरप्शन फॉर पार्टिसिपेंट एंड पॉसिबली मोर एक्सपेंस पेमेंट। अब इसमें ऑब्वियसली हम अगर कुछ ग्रुप मेंबर आपस में सेटल नहीं हैं तो वो चेंज करना हो गया, उनमें डिफरेंस उनको अलग इधर उधर करना पड़ेगा या नए पार्टिसिपेंट्स लाने पड़ेंगे। सो ग्रुप में डिसरप्शन हो सकती है आपस में, और फिर जब आप ग्रुप में ला रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, भेज रहे हैं, तो जाहिर बात है इसमें एक्सपेंस भी आ जाएगा, टाइम तो लगना ही लगना है। लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मोर एक्सपेंसिव, लॉन्गर टाइम टू सेटल डाउन, even more variation, difficult to timetable, so often only 3 or 4 groups. So जब हम ज़्यादा लोगों को लेके चलते हैं तो हमारे लिए ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हो जाता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उनको सेटल डाउन करने में, इसमें रैपिड आपस में ख़राब होने के भी चांसेस हैं। फिर सबको एक ही टाइम पे पहुंचना, उनको सेटल करना, उनका काम कराना, ये भी काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए जब हम ये वाली स्टडी करते हैं तो हम 3 से 4 ग्रुप्स लेके काम करते हैं। अब काम करवाना है, चाहे सिंगल यूजर को कराना है, चाहे ग्रुप को कराना है, चूजिंग अ suitable task is also difficult. We may want to test a variety of different task types, creative, structured, information passing and so on. So हम चाहेंगे कि बहुत सारी टास्क को लेके चलें, कौन सी टास्क किसको दें, ये एक सवाल है। मस्ट इनकरेज कोऑपरेशन, हमें जब ग्रुप में काम कराना है तो ऑब्वियसली उनको आपस में कोऑपरेशन को इनकरेज करना होगा कि भाई आपस में सेट रहो। फिर इन्वॉल्व मल्टीपल चैनल, अब अगर क्या कर सकते हैं क्रिएटिव टास्क में, हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि भाई शॉर्ट रिपोर्ट लिखो इन टास्क के ऊपर। डिसीजन गेम्स में हम कह सकते हैं कि डेजर्ट सर्वाइवल टास्क के कौन कौन से अब ग्रुप के कौन कौन लोग जो हैं वो इस डिसीजन गेम में सरवाइव करते हैं। कंट्रोल टास्क में हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से कि हमने एक बॉटलिंग प्लांट में ग्रुप को बिठा दिया कि इनकी बॉटल या ढक्कन करो, देखो कैसे चल रहा है। डाटा गैदरिंग कैसे हो सकती है, सेवरल वीडियो कैमराज, डायरेक्ट लॉगिंग ऑफ एप्लीकेशन, हम कैमराज लगा के देख सकते हैं, लॉग ऑन टू द सिस्टम करवा सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिंक्रोनाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सब एक साथ स्टार्ट करें, ये सिंक्रोनाइजेशन है। फिर जितना डाटा आ जाएगा, चाहे हम लॉगिंग करें, चाहे हम कैमरा वीडियो लगाएं, सो वो शेयर वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। वन सॉल्यूशन, अब रिकॉर्ड आप हर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रिकॉर्ड करें तो आपके पास ये पता है कि जो एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो अब उनका सिर्फ आपने एंट्री का ऑप्शन देखना है, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। Analysis, in true experimental tradition we would like to see statistical difference between experimental conditions. So हम एनालिसिस करते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि क्या स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आ रहे हैं डिफरेंट किस्म की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। We saw earlier that individual differences made this difficult in single user experiment. If anything, group variation is more extreme. Given randomly mixed groups, one group will act in democratic fashion, thus dominating others. So हमने इंडिविजुअल यूजर में ये देखा था कि जो डिफरेंस है वो नहीं आता, लेकिन ग्रुप में ग्रुप की वेरिएशन डिफरेंट होती है। फिर अगर हम रेंडमली मिक्सिंग कर दी है ग्रुप की तो एक ग्रुप जो है वो डोमिनेंट ग्रुप बन जाता है खुद ब खुद ही। सो वास्ट वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स हो जाती है। सोल्यूशन क्या है, विद इन ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट कराएं, हम विद इन ग्रुप एक्सपेरिमेंट करा दें, माइक्रो एनालिसिस कराएं, गैप्स इन स्पीच और वगैरह को देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एंसीडोटल एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करा लें कि हम पहले से डिसाइड कर लें कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें ये चीज़ें चेक करनी है, उसकी क्वालिटी मैट्रिक्स अगर हमने बनाया हुआ हो तो हम उसमें बड़े क्लियर रहते हैं। लुक एट इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स एंड मीडिया,
फिर हम ग्रुप्स और मीडिया के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको भी देख सकते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में वेस्ट रिसोर्सेज, सो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है वो रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर सकता है। फील्ड स्टडीज़ में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स डोमिनेटेड बाय ग्रुप फॉर्मेशन, इसमें जाहिर बात है कि ग्रुप की फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट को डोमिनेट कर लेती है। फील्ड स्टडी जो है वो मोर रियलिस्टिक होती है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन हो जाती है। वर्क स्टडीज इन कॉन्टेक्स्ट, रियल एक्शन इज सिचुएटेड एक्शन, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट बोथ क्रूशल्स। सो आपका जो वर्क्स जब आप स्टडी करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, जो रियल एक्शन होता है वही आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे ये आप कर रहे हैं वो भी क्रूशल हो जाती है। इसका कंट्रास्ट क्या है, साइकोलॉजी में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं होता है, और सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में ओपन स्टडी एंड रिच डाटा होता है। सो साइकोलॉजी वाले जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और एक ऑब्जर्व ग्रुप रखते हैं। ऑब्जर्व ग्रुप में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या बिहेवियर, और कंट्रोल ग्रुप उसी पैटर्न के जिन पे आप वो वाला साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं किया हुआ उनके और इनके फिर डिफरेंस को देखते हैं। जबकि जब हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जाते हैं तो हम पूरी पॉपुलेशन पे क्वेश्चनर भेज के और उनसे रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या है, पॉपुलर वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल यूज ऑफ अ सिस्टम इज टू ऑब्जर्व यूजर इंटरेक्टिंग विद इट। तो जो यूजर है उसको देखना चाहिए कि वो कैसे इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड है। इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, थिंक अलाउड, कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, प्रोटोकॉल एनालिसिस, ऑटोमेटेड एनालिसिस, पोस्ट टास्क वॉक थ्रूज। थिंक अलाउड में क्या है, यूजर अब ऑब्जर्व परफॉर्मिंग टास्क, अब यूजर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे कर रहा है, टास्क को परफॉर्म कर रहा है। यूजर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई, व्हाट ही थिंक्स इज हैपनिंग। सो फिर यूजर से आप पूछते हैं कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या उसको लग रहा है कि हो रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं, सिंप्लिसिटी है, रिक्वायर्स लिटिल एक्सपर्टीज, कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट, ऑब्वियसली कैन शो हाउ सिस्टम इज एक्चुअली यूज। सो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत थोड़ी सी एक्सपर्टीज के साथ आप उसको शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच बता रहा होता है तो वो उसका इंसाइट हमें बड़ी आसानी से समझ आ रहा होता है, और फिर हम ये देख सकते हैं कि सिस्टम कैसे यूज़ हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली यूज़र के मूड पे डिपेंड कर जाएगा, उसको अगर चीज़ों का पता ही नहीं है तो उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। सेलेक्टिव कि आपने यूज़र को सेलेक्ट किया हुआ है और आप उससे जो सवाल कर रहे हैं वो उन्हीं के जवाब दे रहा है। एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग में ऑल्टर टास्क परफॉर्मेंस, अब अगर वो डिस्क्राइब ही सही नहीं कर रहा तो भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है उसको ऑल्टर कर सकता है टास्क में। कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन क्या है, वेरिएशन ऑन थिंक अलाउड, अब ये वेरिएशन है थिंक अलाउड में। यूजर कोलैबोरेट्स इन इवैल्यूएशन, यूजर एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं इवैल्यूएशन के दौरान। बोथ यूजर एंड इवैल्यूएटर कैन आस्क ईच अदर क्वेश्चंस थ्रू आउट, अब यूजर भी और इवैल्यूएटर दोनों जो हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। एडिशनल एडवांटेज क्या हो जाते हैं, लेस कंस्ट्रेंट एंड ईजियर टू यूज, अब ये कंस्ट्रेंट नहीं रहा, आराम से यूज हो गया, कुछ इवैल्यूएटर को सवाल ना आए, हो सकता है वो यूजर को आ जाएं। यूजर इज इनकरेज टू क्रिटिसाइज सिस्टम, अब इसमें यूजर जो है जब आपस में, अगर इवैल्यूएटर को शायद वो इतना खुल के ना बताएं, क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन आपस में बड़े आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल हो जाती है जब यूजर एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं कि अच्छा यार ये ऐसा हो गया है। फिर प्रोटोकॉल एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं कि पेपर एंड पेंसिल्स ले जाते हैं कि हम चीप, लिमिटेड टू राइटिंग स्पीड के हम फॉरेन चीज़ों को लिख रहे हैं, जाहिर बात है कि ये चीप भी है। ऑडियो हम गुड फॉर थिंक अलाउड है, डिफ़िकल्ट टू मैच विद अदर प्रोटोकॉल्स। जब हम थिंक अलाउड करना चाहेंगे तो हम ये चाहेंगे कि ऑडियो भी सेव कर लें। वीडियो जो है वो एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक होता है, लेकिन इसके लिए जाहिर बात है कि आपको सीसीटीवी कैमरा और दूसरी चीज़ें होती हैं। ऑब्ट्रूसिव होता है, ऑब्ट्रूसिव इसका मतलब ये है कि वो आप उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से, कैमरेस की वजह से लोग घबरा रहे हों यूज़ करते हुए। कंप्यूटर लॉगिंग एक तरीका है
एनालिसिस करने के लिए। ऑटोमेटिक एंड अनऑब्ट्रसिव है, ऑब्वियसली आप लॉग ऑन हो जाते हैं, फिर आप लॉग ऑन है, आप लॉग ऑन है, आप अपना काम कर रहे हैं, वो खुद ब खुद ही अपना कर रहा है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा डिफिकल्ट टू एनालाइज, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि डाटा फिर बहुत आ जाता है, फिर वो उसको एनालाइज करना जाहिर बात है मुश्किल हो जाता है। यूज़र नोटबुक्स, यूज़र अपने नोटबुक्स बनाना शुरू कर देते हैं। कोर्स एंड सब्जेक्टिव है, यूजफुल इनसाइट, गुड फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब यूज़र जो अपने जब एक्सपीरियंस को खुद से लिख रहा होता है तो बड़ा डेंस हो जाता है, लेकिन वो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि उसको जो दिल चाहा लिख रहा है, उसमें इंसाइट तो बहुत अच्छी मिल जाती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के लिए ये चाहिए होता है। जो यूजुअली एनालिसिस के लिए प्रोटोकॉल यूज़ की जाती हैं वो मिक्स की जाती हैं। ऑडियो वीडियो जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो ज़ाहिर बात है वो डिफ़िकल्ट भी है और उसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सम ऑटोमेटिक सपोर्ट टूल्स फिर भी अवेलेबल हैं, चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑटोमेटेड एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वर्क प्लस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। पोस्ट टास्क वॉक थ्रू होते हैं इसमें। यूज़र रिएक्ट्स ऑन एक्शन आफ्टर द इवेंट यूज टू फिल इन द इंटेंशन, वो अपनी इंटेंशन को फिल करता है कि वो किस तरीके से इवेंट से गुजर रहा था। एडवांटेजेस क्या हैं? एनालिस्ट हैज़ टाइम टू फोकस ऑन रेलिवेंट इंसिडेंट्स, के एनालिस्ट जो है वो रेलिवेंट इंसिडेंट्स पर फोकस कर सकता है। अवॉइड एक्सेसिव इंटरप्शन ऑफ टास्क, इसमें आपको फिर टास्क को जो है वो इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लैक ऑफ फ्रेशनेस है कि फ्रेश नहीं होगा। मे बी पोस्ट हॉक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, और ऑब्वियसली इवेंट्स के होने के बाद आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे इसमें। पोस्ट हॉक वॉक थ्रू क्या चीज़ हैं कि ट्रांसक्रिप्ट प्लेड बैक टू पार्टिसिपेंट फॉर कमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट को हम प्ले बैक करते हैं, दिखा देते हैं कि भाई ये आपने काम किया था, ये देखो अब इसको ज़रा फीडबैक दो। इमीडिएटली का फ़ायदा ये होता है कि वो अभी फ्रेश इन माइंड होता है तो इसलिए उस पर फ़ौरन ही वो कमेंट्स कर सकता है। डिलेड, इवेल्यूएटर हैज़ टाइम टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन, अगर हम डिले करेंगे तो इवेल्यूएटर फिर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी हो जाएगी। यूज़फुल टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर एक्शंस एंड अल्टरनेटिव कंसिडर्ड, अब ये यूज़फुल है, ज़ाहिर बात है कि रीजंस फॉर एक्शंस एंड अल्टरनेटिव जो हम इसके अगेंस्ट कंसिडर कर रहे हैं। नेसेसरी इन केसेस वेयर थिंक अलाउड इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे थिंक अलाउड पॉसिबल नहीं है वहाँ पे तो हमें पॉज टास्क वॉक थ्रू ही करने हैं। क्यूरी टेक्निक्स जो हैं वो रिलाई करती हैं, ज़ाहिर बात है कि इंटरफेस से डायरेक्टली कैसे क्या कर रहा है, और इससे हम बहुत सारे व्यू और सिस्टम की जो डिटेल्स हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूरीज जो हैं वो पता ही हैं आपको, इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनर्स होते हैं। इंटरव्यूज़ में ज़ाहिर बात है कि एनालिस्ट जो है वो क्वेश्चंस जो है वो 1-to-1 बेसिस पे करता है, यूजली बेस्ड ऑन प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनफॉर्मल, सब्जेक्टिव और रिलेटिवली चीप होता है। एडवांटेजेस ज़ाहिर बात हैं कैन बी वेरीड टू सूट कॉन्टेक्स्ट, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इश्यूज़ कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर फुल्ली, हम इश्यूज़ पे बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं और हम उसके जो एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम हासिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि वेरी सब्जेक्टिव है, जो बात कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, जो जवाब दे रहा है उस पर डिपेंड कर जाता है और टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चनर जो है वो सेट और फिक्स्ड क्वेश्चंस गिवन टू यूजर्स हैं। एडवांटेजेस जो हैं, क्विक एंड रीचेस लार्ज ग्रुप, कैन बी एनालाइज्ड मोर रिगरसली, इसको एनालाइज किया जा सकता है रिगरसली। डिसएडवांटेज क्या है? लेस फ्लेक्सिबल है, लेस प्रोबिंग है। क्वेश्चनर जब होते हैं, नीड केयरफुल डिजाइन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, हाउ आर आंसर टू बी एनालाइज्ड, कैसे कौन से क्वेश्चन हमें चाहिए हैं और फिर उनको जवाब जो है उनको देखना है। स्टाइल्स में क्या है कि हम जनरलाइज क्वेश्चन कर देते हैं, या ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि ठीक है जवाब देता रहे, या स्केलर होता है 1 2 3 4 5, 1 से 10 तक की उसको रेटिंग करवा देते हैं, 0 से 5 तक की रेटिंग करवा देते हैं। मल्टीपल चॉइस में 1 2 3 4 5 चॉइस है, या हम रैंकिंग करा देते हैं कि ऑर्डर में बताए कि कौन से ऑर्डर हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स में क्या है कि one of the problems with most evaluation technique is that we are reliant on observation and the users telling us what they are doing and how they are feeling. हम rely कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी टेक्निक्स लगाई हुई हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है और यूज़र हमें क्या बता रहा है। अब
अगर ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेजर हो जाएं तो इससे अच्छी क्या बात है। अब रिसेंटली जो है इंटरेस्ट इस बात पे हो रहा है, द यूज़ ऑफ व्हाट इज समटाइम कॉल्ड ऑब्जेक्टिव यूजिबिलिटी टेस्टिंग। हम ऑब्जेक्टिव यूजिबिलिटी टेस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, वेज ऑफ मॉनिटरिंग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर यूज़। अब इसमें क्या होता है कि हम फिजियोलॉजिकली देख रहे हैं कि कंप्यूटर यूज़ उसको उसकी बॉडी में दर्द तो नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। सो हम उसकी फिजियोलॉजी को देख लेते हैं कि यूज़र को इसमें आसानी हो रही है या नहीं हो रही। पोटेंशियली दिस विल अलाउ अस नॉट ओनली टू सी मोर क्लियरली एग्जैक्टली व्हाट यूज़र डू व्हेन दे इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, बट ऑल्सो टू मेजर हाउ दे फील। सो हम इसमें देख सकते हैं कि वो किस तरह से इसको यूज़ कर रहा है, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है। एरियाज रिसीविंग मोर अटेंशन आर आई ट्रैकिंग। अब आई ट्रैकिंग के जरिए हम एक एरिया है जिसमें हम देखते हैं, और या फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं, ये दो एरियाज हैं। आई ट्रैकिंग क्या है? आई ट्रैकिंग में हेड और डेस्क माउंटेड इक्विपमेंट ट्रैक्स द पोजीशन ऑफ द आई, वो पोजीशन ऑफ द आई को करता है। आई मूवमेंट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अ डिस्प्ले रिक्वायर्स। आई मूवमेंट ये बता रही होती है कि दिमाग इसमें कितना काम कर रहा है इसको मेजर करने में या देखने में। मेजरमेंट्स इंक्लूड फिक्सेशन के कितनी देर के लिए फिक्स है, स्टेबल है आई उस दौरान। नंबर एंड ड्यूरेशन इंडिकेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी विद डिस्प्ले, और वो डिफिकल्टी बताते हैं। सेकेंड्स है रैपिड आई मूवमेंट, वन मूवमेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू अनदर। अब सेकेंड्स में ये है कि हम ये देखेंगे कि आई मूवमेंट दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्कैन पाथ ये है मूविंग स्ट्रेट टू अ टारगेट विद शॉर्ट फिक्सेशन एट द टारगेट इज ऑप्टिमल। स्कैन पाथ ये है कि हम सीधा इस टारगेट पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। सो ये आई ट्रैकिंग इक्विपमेंट है जिससे ये काम होता है। इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं कि ओके ये ब्लू को क्लिक करें, देखें, और आप अपनी जगह पे क्लिक लगा रहे होते हैं और देखते हैं कि कितनी आपने क्लिक किया। एक एनिमेशन से आपको दिखाएं कि ये कैसे बाज़ दफ़ा इसको ट्रैक करना होता है। ये बहुत तेज़ एनिमेशन की हुई है, लेकिन ये इस तरीके से चलता है। फिजियोलॉजिकल मेजर में इमोशनल रिस्पांस लिंक टू फिजिकल चेंजेस। अब इमोशनल रिस्पांस जैसे जैसे लेक्चर एंड की तरफ जा रहा होता है, थकन बढ़ रही होती है, तो ये इमोशनल रिस्पांस है। ऑब्वियसली दीज में हेल्प डिटरमिन ए यूज़र रिएक्शन टू एन इंटरफेस। अब ये यूज़र रिएक्शन इंटरफेस को बताता है। मेजरमेंट इंक्लूड ऑब्वियसली हार्ट एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम, पल्स, एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स के स्वीट ग्लैंड, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स से हम ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल्स, और इलेक्ट्रोमायोग्राम से हम जो है वो मसल्स की मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम के जरिए, ईईजी के जरिए जो है हम ब्रेन की एक्टिविटी को भी मेजर कर सकते हैं। सम डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग दीज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मोर रिसर्च नीडेड। अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनमें अभी भी कुछ डिफिकल्टी हो रही है, रिसर्च चाहिए है। Selecting an evaluation method, we have to decide which method is most appropriate for our needs. There is no hard and fast rule to select any method. So हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, कोई hard and fast rule नहीं है कि ये ज़रूर करें. However, there are a number of facts that should be taken into account when selecting evaluation techniques. सो इवेल्यूशन टेक्निक्स के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को देखना पड़ता है. फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द स्टेज इन द साइकिल एट विच द इवेल्यूशन इज कैरिड आउट, किस स्टेज पे ये इवेल्यूशन कर रहा है. द स्टाइल ऑफ इवेल्यूशन हमने कौन सा लेना है. द लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेक्निक, हम कितना सब्जेक्टिव रखना चाहते हैं या कितना ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं. द टाइप्स ऑफ मेजर प्रोवाइडेड, हमारे पास कौन कौन सी मेजर हैं जिन प्रोवाइड हुए हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. द इमीडिएसी ऑफ द रिस्पॉन्स, हमें कितना इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, कितना डिले कर सकते. द लेवल ऑफ इंटरफेरेंस इम्प्लाइड, कि कितनी इंटरफेरेंस इसमें अलाउड है, कितनी नहीं है. द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, और इनको कैरी आउट करने के लिए क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकती हैं. वेन इन प्रोसेस डिजाइंस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए. स्टाइल ऑफ इवेल्युएशन जो है वो लेबोरेटरी वर्सेस फील्ड में हमें डिसाइड करना है. सब्जेक्टिव लेना है कि ऑब्जेक्टिव लेना है, ये हमें देखना है.
क्वालिटेटिव पे जाना है कि क्वांटिटेटिव पे जाना है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हाई है कि लो है, इंटरफेरेंस हम ऑब्ट्रूसिव करना चाह रहे हैं कि अनऑब्ट्रूसिव करना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल क्या है हमारे पास, टाइम, सब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट, एक्सपर्टीज, उन पर हम इवैल्यूएशन को अपने चूज करेंगे. सो इन समरी, इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस एंड शुड टेक प्लेस थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ साइकिल. सो इवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, और वो डिज़ाइन की लाइफ साइकिल में होते रहना चाहिए. इट्स एम इज़ टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी एंड यूजिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन एंड टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एनी प्रॉब्लम्स. उसके एम ये हैं कि फंक्शनैलिटी और यूजिबिलिटी को जो डिज़ाइन की हैं उसको टेस्ट करे, फिर उसमें जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे पहले और फिर उनको रेक्टिफाई करने का तरीका बताए. इट कैन ऑल्सो ट्राई टू डिटरमाइन द यूजर्स एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स टू द सिस्टम. और इसको ये भी बताना चाहिए कि यूज़र इसको किस तरह से यूज़ करेगा और उसका जो है इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है. इट कैन टेक प्लेस इन अ स्पेशलिस्ट लेबॉर्ट्री और इन द यूज़र वर्क प्लेस. ये कहीं आप लेबॉर्ट्री में भी काम कर इसको टेस्ट कर सकते हैं और वर्क प्लेस में कर सकते हैं. और ये मे और मे नॉट इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र. यूज़र को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं और बगैर यूज़र के भी हम कर सकते हैं. एक्सपर्ट कैन रिड्यूस टाइम ऑफ इवैल्यूएशन बाय कंसिडरिंग प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. जो एक्सपर्ट्स हैं वो इवैल्यूएशन के जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अपने जहन में रख के इवैल्यूएशन के टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि कम कर सकते हैं कि भाई ये कम कर दें. द चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द इवैल्यूएशन. चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन मेथड जो है वो ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको इवैल्यूएशन से चाहिए क्या है. यूज़र की इन्वॉल्वमेंट की भी हमने बात की थी. यूज़र चाहे तो हम एक्चुअल यूज़र भी ले सकते हैं, चाहे तो हम उसी तरह का ग्रुप लेके, नॉट द एक्चुअल यूज़र बट उसी ग्रुप में लेके काम कर सकते हैं. विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.